नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बीए प्रथम वर्ष के लिए है और वो भी फर्स्ट पेपर के लिए राजनीति विज्ञान के मूल आधार। उस पुस्तक से संबंधित जो बुनियादी बातें हैं राजनीति से जुड़ी, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। कल हमने बीए सेकेंड ईयर के लिए किया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित एक वीडियो निर्मित किया था जो बच्चों तक पहुंचा दिया गया है। आज हम बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान से जुड़ी बेसिक बातों पर, आधारभूत बातों पर, क्योंकि आमतौर पर आप ये देखते हैं कि जनरली बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहेगा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, अभी जैसे कोरोना का संकट चल रहा है, ये संकट का समय है, यह राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरी ओर देखेंगे कि वो कहेंगे कि हम तो राजनीतिक जीवन में आए हैं, सेवा करने आए हैं। तो एक विरोधाभास दिखता है कि क्या राजनीति ऐसी गलत चीज़ हो गई है जिसे किनारा करना चाहिए। दरअसल राजनीति को बहुत गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो राजनीति है वो कोई छल कपट का माध्यम नहीं है। राजनीति का मतलब होता है कि राज्य की गतिविधि, जिसके जरिए राज्य समाज में जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, संघर्षों का समाधान करता है और शांति और सुव्यवस्था देता है, जिसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, लोगों के जीवन में सुविधा देता है। राजनीति का मतलब है कि आप समाज में शिक्षा को हटाना, गरीबी को हटाना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के हालात देना और भी बहुत सी जो सुविधाएं देना, जिससे कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो एक अच्छा जीवन बने, सद्गुणी जो जीवन है उसमें नैतिक भौतिक सब उसके विकास हो। और इसमें राज्य अपनी भूमिका जो अदा करता है वो राजनीति है। लेकिन हमने राजनीति को एक ऐसे नकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि जो भी कोई व्यक्ति, चाहे वो सियासत में हो या ना हो, हम अपने परिवार में ही देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति चालबाजी करता है, अनैतिक तरीके से किसी की संपत्ति हड़प लेता है या किसी को बेवकूफ़ बना देता है या दूसरे के हितों को नुकसान पहुंचाकर अपने हित सिद्ध कर ले जाता है, तो हम कहते हैं वो बहुत तेज है, वो बहुत राजनीति करता है। तो ये जो राजनीति का जो ये विरोधाभास है, ये केवल ज़मीनी स्तर पर ही नहीं है, ये ऊपर भी है। अब बड़े बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुनेंगे कि इस समय देश संकट में है, कम से कम इस समय तो राजनीति ना करें। अरे देश संकट में है तभी तो राजनीति की ज़रूरत है। तो यहाँ एक भ्रम दूर कर लेना है, यहाँ ये भ्रम दूर कर लेना है कि राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर बुरा है तो वो लोग बुरे हैं जो राजनीति में आके जनसेवा की बजाय अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। तो ये यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि राजनीति क्या है। राजनीति एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है। किसकी है? स्टेट की है, राज्य की गतिविधि है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? समाज में जो संघर्ष हैं, अव्यवस्थाएं हैं, लोगों के बेहतर जीवन के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनका उन्मूलन करना, ये राजनीति है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही देश है अपने जो विश्व स्तर पर जो अपने हित सिद्ध हो सकते हैं उनके लिए कोशिश करता है। तो राजनीति में घरेलू नीति भी हो जाती है, विदेश नीति भी हो जाती है। तो ये एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरा, अब हम एक जैसे सामान्य बात पे आते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो बहुत सी परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान को लेकर, वो तो सब आपको याद करनी ही हैं, परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं, आपकी पुस्तक में भी हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो आपकी बेसिक समझ के लिए कर रहे हैं।
तो राजनीति विज्ञान क्या है? सबसे पहले तो ये एक विषय है, एक सब्जेक्ट है। इस विषय का में क्या पढ़ाया जाता है, तब फिर हम बात करेंगे कि इस विषय में राजनीति के जो सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनके क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कराया जाता है, और बुनियादी जो बातें हैं राजनीति से जुड़ी उनसे विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है। तो ये राजनीति विज्ञान है। सैद्धांतिक पक्ष भाई जैसे अलग अलग जो अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता की क्या अवधारणा है, न्याय किसे कहेंगे, समानता क्या है, और धर्मनिरपेक्षता का विचार क्या है, मानवतावाद क्या है, या राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत हैं उनके बारे में, शासन की अलग अलग प्रणालियों के बारे में, उनकी क्या कमियां हैं, अच्छाइयां वो हैं। लेकिन प्रैक्टिकल और फिर दूसरा है व्यवहारिक पक्ष से, कि व्यवहार में जब राजनीति जब चल रही है तो वो अपने सैद्धांतिक पक्ष से कितनी दूर है, कितनी पास है, उन सब बातों पर इस विषय में चर्चा की जाती है। अब कई बार आता है कि भाई राजनीति कला है या विज्ञान है या दोनों हैं, और अरस्तु तो कहते हैं कि राजनीति जो सर्वोच्च विज्ञान है, सुपर जो मास्टर साइंस जिसे कहते हैं, वो मानते हैं। तो ये भी एक अपना अलग जो एक प्रश्न बनता है, राजनीति विज्ञान विज्ञान है, कला है अथवा दोनों है। इन पे हम क्लास में भी और भी कभी जैसे आगे बात करेंगे। तो जब भी हम इसे विज्ञान कहते हैं तो हमारा मतलब सीधा है कि भाई एक तो इसमें क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, एक चीज़ तो इस आधार पर हम विज्ञान कहते हैं। कार्य कारण संबंध यहाँ भी होता है, हो सकता है वो उतना बेहतर नहीं हो जितना प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। जैसे जब भी हम नेचुरल साइंसेज की बात कर रहे हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके लिए हम बात करते हैं, जिसे हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। तो जैसे केमिस्ट्री में कहेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तो जल बन जाएगा। तो उसकी जो बातें हैं वो ज़्यादा मतलब ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं। हो सकता है राजनीति में इतनी सटीकता ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजनीति में कोई सिद्धांत ही नहीं है या कोई कार्य कारण संबंध ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि राजनीति में भी हम कार्य कारण संबंध तलाश सकते हैं। जैसे अगर राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव करता है, असमानता का व्यवहार करता है, तो संभव है कि एक समय बाद लोग बगावत पर उतर आए, क्रांति हो जाएगी। यानी कि राज्य का निरंकुश व्यवहार भविष्य में क्रांति के लिए राहें तैयार करता है। हमने अरब बसंत के दौरान पश्चिम एशिया में बहुत सी तानाशाही सत्ताओं को हिलते देखा है, जो 40-40 साल से अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में बैठे थे। तो ये जो सब हो रहा है इसी बात को दर्शाता है कि वह कार्य कारण संबंध राजनीति में होता है। जो लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते, उन्हें ये लगता है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिनके बारे में बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ कहा जा सके। जैसे मैंने अभी जो जल का उदाहरण बताया था, तो आप इसको आप प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं, पूरी जो ठोस सबूत के साथ कह सकते हैं, बता सकते हैं, और इसी दुनिया के किसी भी कोने में इसको प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन ये सब जो भी समाज विज्ञान है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो और दूसरे विषय हैं, उनमें इतना सटीक नहीं है। क्योंकि ये जितने भी विषय हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान है, वो मानव के जीवन की किसी न किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, वो मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान है, वो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र है, वो उसके सामाजिक मुद्दों पर उसकी जो व्यवहार है या जो उसकी प्रवृत्ति है उसका अध्ययन करता है। तो मुख्य बात यह है कि जो मनुष्य है वो खुद ही चंचल मन का है।
आप उसके बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप ठोस तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो जैसा कह रहा है वैसा करेगा। हो सकता है एंड टाइम पर उसकी राय बदल जाए। आमतौर पर जो मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है चुनावों के समय, एक व्यक्ति कुछ दिन पहले किसी पार्टी के लिए हामी भर रहा है, अचानक घटनाक्रम ऐसा बदलता है कि उससे उसका मोह भंग हो जाता है, दूसरी पार्टी के साथ हो जाता है, और पता चला कि वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते पहुंचते सबसे मोह भंग हो गया, उसने नोटा पे भी वोट कराया। अब आपने उसके पहले व्यवहार के हिसाब से और आपने निष्कर्ष निकाल दिया कि फला व्यक्ति चुनाव जीत रहा है, तो फिर वो तो चुनाव जीतेगा नहीं, तो आपका तो निष्कर्ष फेल हो गया। तो यहाँ यही बात मानी जाती है कि मानव व्यवहार में बहुत अनिश्चितता है, उसमें बहुत गतिशीलता है, बहुत चंचलता है, इसलिए इसे हम वैज्ञानिक का विषय का दर्जा नहीं दे सकते। तो ये सब बातें इसमें हैं, लेकिन जो वास्तविकता यही है कि राजनीति विज्ञान कला भी है, विज्ञान भी है, उसमें कुछ कला की बातें भी। कला का मतलब होता है कि कोई ऐसा विषय जो व्यक्ति के जीवन को संवारता है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का जो विचार है, एक ऐसा विषय जो लोगों को एक बेहतर जीवन देता है। तो हम उस ऐसे जो सब्जेक्ट को हम आर्ट्स की श्रेणी में लेते हैं। तो ये जो कला है, लेकिन वास्तव में ये है कि राजनीति विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। तो ये तो इसकी बेसिक बात हुई है। अब कई बार सवाल उठता है कि राज्य क्या है। तो राज्य की जो परिभाषाएं हैं वो तो अलग अलग हैं। कोई कहता है व्यक्ति से शुरू होती है, व्यक्ति पे समाप्त हो जाती है। राजनीति विज्ञान के लिए भी कहा जाता है, जैसे गार्डनर की परिभाषा है कि राज्य से शुरू होता है, राज्य पर ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी परिभाषाएं आपको पढ़नी भी हैं, याद भी करनी है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं राज्य, तो राज्य में 4 तत्व होते हैं, जिनमें संप्रभुता है, सरकार है, जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है। ये जब चारों तत्व आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि भाई अभी राज्य का निर्माण हो गया है। अब जैसे संप्रभुता के बारे में हम अलग से भी एक अलग से चैप्टर है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी जिसे हम राज्य कहते हैं तो हम कहेंगे कि भाई उस राज्य का इतना जो क्षेत्रफल है, साइज है उसका, उसमें हम केवल उसके भौगोलिक क्षेत्र को ही शामिल नहीं करते हैं। अगर वो समुद्र तट के आसपास है तो हम जो समुद्र जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में गिनते हैं तो हम उस तक को भी शामिल करते हैं। तो उसके क्षेत्र में जितने भी पहाड़, नदियाँ, जो भी संसाधन हैं सब उसके हैं। उसका अपना एक क्षेत्रफल होता है। अलग अलग देशों का क्षेत्रफल है, कोई बहुत बड़ा है, कोई उससे छोटा है। तो ये बताता है कि जो भी जितने भी राज्य हैं उनका अपना एक क्षेत्रफल है। फिर उस क्षेत्र पे लोग रहते हैं, लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो फिर राज्य किस बात का, राज्य की ज़रूरत ही क्या है। भाई राज्य की ज़रूरत क्यों पड़ती है, राज्य क्यों अस्तित्व में आया? कि जब समाज में अव्यवस्थाएं फैली तब लोगों ने राज्य का निर्माण किया, उसको अब शक्तियाँ दी और उसको राजनीति करने की जो एक तरह से अनुमति दी, और उसने फिर समाज के लोगों की जो समस्याएं उनका समाधान किया। अब हम कहते हैं जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो तो निर्जन क्षेत्र, वहाँ कोई है ही नहीं, तो फिर राज्य करेगा क्या, उसका काम क्या है? तो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग के बाद जनसंख्या हो जाती है कि लोग होंगे, लोगों में आपसी व्यवहार होगा, कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ लोग एक दूसरे के अधिकारों का हनन करने वाले होंगे, उनसे राज्य रक्षा करेगा। कुछ लोग अमीर गरीब होंगे, उनसे टैक्स लेगा, गरीबों की मदद करेगा, या जैसे लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करेगा। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में कई स्कूल खोले, कहाँ क्यों स्कूल खोले, कोई पढ़ने वाला ही नहीं। तो ये बात आती, जनसंख्या का होना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं कि एक सरकार होनी चाहिए। सरकार का मतलब है कि सभी लोग तो शासन संबंधी कार्यों में भाग ले नहीं सकते, क्योंकि उनके अपने गृहस्थ जीवन की, अपने जीवन की चुनौतियां होती हैं। तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं
अपने ही जैसे कोई राजधानी बनाई है, वहाँ उन्होंने एक व्यवस्थापिका बना दी, संसद जिसे कहें, वहाँ जाएंगे और वो लोगों के हित में कानून बनाएंगे। तो ये एक सरकार चुनते हैं और वो सरकार को हम फुल पावर देते हैं कि वो लोगों के जीवन पर शासन करे, वो उनके बेहतरी के लिए जो भी उसे कदम उठाने हैं वो उठाए, अव्यवस्थाओं का उन्मूलन करे। तो सरकार को जो हम पावर देते हैं वो होती है संप्रभुता। संप्रभुता की जो सामान्य परिभाषा होती है उसका मतलब है कि संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो उसको आंतरिक और बाह्य मामलों में उसकी सर्वोच्चता को दर्शाती है। संप्रभुता का निवास तो राज्य में ही होता है। राज्य में होने का मतलब है राज्य में रहने वाले लोगों में होता है, लेकिन उसका प्रयोग सरकार करती है। प्रयोग सरकार क्यों करती है? क्योंकि लोगों ने उसे दे रखी है अपनी संप्रभुता। जो ही आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं विधायक या सांसद के रूप में, तो इसी बात की गारंटी है कि आपने उसने कहा दिया कि 5 साल तक हम अपने ऊपर या समाज पर जो शासन करने का जो अधिकार है वो आपको देते हैं। आप ठीक से करेंगे, अच्छी बात है, 5 साल बाद हम फिर उसकी निरीक्षण करेंगे कि आपने उन शक्तियों का बेहतर उपयोग किया है या नहीं किया है। इसीलिए जब भी राजनेता चुनाव में जाते हैं तो वो बताते हैं कि देखो हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए ये किया, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो जनता उसे बाहर कर देती है, क्योंकि उसने संप्रभुता का दुरुपयोग किया है। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्चता को दर्शाती है कि आंतरिक मामलों में भी सर्वोच्चता और बाह्य मामलों में भी, यानी कि राज्य के भीतर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको दबाती हो। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी कोई मनमाने रूप से राज्य के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता। तो ये संप्रभुता, जब ये चारों तत्व शामिल हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि राज्य का निर्माण हो गया। एक शब्द आता है कि फिर राष्ट्र में क्या अंतर है? दरअसल जो राज्य है वो राष्ट्र का ही अगला कदम होता है। राज्य एक राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, और जब राष्ट्र की बात करते हैं तब लोगों का जो राज्य के प्रति जो एक भावात्मक लगाव हो जाता है तब वो राष्ट्र में तब्दील हो जाता है। यानी कि जब लोग अपने राज्य के प्रति मर मिटने का भाव पैदा हो जाता है, अपने देश के लिए न्योछावर हो जाते हैं, देश के खिलाफ कुछ होता है तो दुखी होना, देश की प्रगति में खुश होना, देश के लिए कुछ करने का भाव होना, तो हम ये कहेंगे कि वो राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। और इसके निर्माण में राज्य भी अपनी भूमिका निभाता है। जो ही राज्य लोगों तक अच्छी सुविधाएं पहुंचाता है, लोगों को बेहतर जीवन देता है, तो फिर लोगों का भी व्यवस्था में भरोसा आता है और वो और करीब आते चले जाते हैं। तो ये फिर वो राष्ट्र के रूप में तब्दील हो जाता है। तो ये है। फिर एक शब्द आता है कि राज व्यवस्था क्या है? दरअसल राज व्यवस्था जो राजनीति विज्ञान की जो आधुनिक अवधारणा है, या जिसे हम राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक सिद्धांत है, तो परंपरागत सिद्धांत है, तो जो राजनीति विज्ञान के आधुनिक सिद्धांत हैं वो राज्य की जगह राज व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। उनका ये मानना है कि जो राज्य है उसका दायरा छोटा है और राज व्यवस्था है उसमें राज्य तो शामिल होता ही होता है, लेकिन उनमें और भी बहुत सी संस्थाएं शामिल होती हैं जो एक समाज में या बेहतर जीवन में अपनी भूमिका निभाती हैं। जैसे गैर सरकारी संगठन NGO हैं, हर देश में अलग अलग क्षेत्रों में महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं, बाल श्रम के लिए काम करते हैं, और भी बहुत सी जो बंधुआ मजदूर हैं इनके लिए। तो ये भी तो लोगों के जीवन को बेहतर दे रहे हैं, ये भी तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये भी समाज में संघर्षों का समाधान कर रहे हैं, ये भी तो राज्य के गुड गवर्नेंस के साथी हैं। तो राज्य परंपरागत जो दृष्टिकोण है, जो राज्य की परिभाषा में जब हम बात करते हैं तो हम केवल सरकार तक सीमित रह जाते हैं कि भाई हम पावर केवल सरकार को देते हैं, लेकिन सरकार से बाहर भी बहुत सी एजेंसी हैं जो एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान देती हैं। उनमें परिवार जैसी संस्था भी हैं, उनमें बहुत से गैर सरकारी संगठन भी हैं, उसमें बहुत से जो प्रेशर ग्रुप्स भी हैं।
तो ये अलग अलग जो ये चीज़ें हैं, बातें हैं, ये सब मिल जाती हैं, तब हम कहते हैं कि राज्य व्यवस्था है। यानी कि राज्य व्यवस्था में राज्य के अलावा और भी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संगठन हैं जो इस समाज में बेहतर व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, तो हम उनको राज्य व्यवस्था के भीतर शामिल करते हैं। तो ये राज्य और राज्य व्यवस्था के मध्य एक बुनियादी अंतर है। धन्यवाद साथियों, और हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने सिलेबस से जुड़े।